नमस्कार, मैं एस डोगरा आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन एट ऑल। ही इज़ पद्म श्री एंड हिज नेम इज़ नन अदर देन डॉक्टर प्रोफेसर महेश वर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि अब आजकल जैसा माहौल चल रहा है, आप आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें जी। तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, फिजिकली है ना, मूवमेंट भी कम है। जी। तो एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो सर कितना प्रभावित हुआ है, क्योंकि आप तो सब चीज़ें देख रहे हैं और महसूस कर रहे होंगे। जी। देखिए कि जब ये पेंडेमिक आया लास्ट ईयर, फरवरी में केसेस आने शुरू हुए थे और मार्च में, आई थिंक मार्च के आखिर में शायद 24 मार्च को या 25 मार्च को जो है लॉकडाउन जो है ये लगाया गया। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो जिससे पूरा जो देश है वो वाकिफ़ नहीं था कि ऐसी चीज़ हो सकती है कि पूरा देश क्या पूरा संसार जो है वो थम जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा जो एक सेक्टर जो इम्पैक्ट हुआ वो है एजुकेशन सेक्टर, चाहे वो स्कूल का हो या हायर एजुकेशन का हो। मैं मानता हूँ कि और भी सेक्टर्स हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेक्टर, बट मुझे लगता है जो वास्तव में जो बहुत ही इम्पैक्ट किया है वो बच्चों, करोड़ों बच्चे जो हैं वो जो एक हमारा ट्रेडिशनल मोड है एजुकेशन का, उससे वो वंचित हुए, उसका इफ़ेक्ट हुआ। शुरू में तो हमें पता ही नहीं था कि इससे कैसे हम निकलें, बट धीरे धीरे जैसे कोई भी विपत्ति आती है तो साथ के साथ उसमें उसका सलूशन भी निकलता है। तो ये ऑनलाइन जो है क्लासेस का जो शुरुआत की गई और पिछले कुछ महीनों से जब से ये सिलसिला चला है, इसमें बहुत ही एक किस्म का बदलाव भी आया है और स्टूडेंट्स का भी जो एटीट्यूड है इसके प्रति बदला है। और आज इसको एक जो है एक्सेप्टेबल मोड ऑफ एजुकेशन जो है उसको माना गया है। और मुझे लगता है कि चाहे ये इस विपदा से हम उबर जाएं, उससे निकल जाएं, उसके बावजूद भी ये एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया जो है एजुकेशन का निकल के आया है। तो आने वाले दिनों में जो ये ऑनलाइन शिक्षा का जो एक ज़रिया है ये एक ट्रेडिशनल ज़रिया बन जाएगा, एक रूटीन सिस्टम बन जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे एजुकेशन के सेक्टर में इसका बहुत ही उपयोग है। देखिए हमारा जो देश है वो इतना बड़ा है, विशाल है, और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो देहात में रहते हैं या फार फ्लंग, जहाँ एजुकेशन पहुंचाना बहुत ही दुर्गम है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में एक ऑनलाइन ऐसा है जहां आप बच्चे को कहीं भी पहुंच सकते हैं। रीच जो है इसकी बहुत इमेंस है। ऑफ कोर्स इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए और मीन चाहिए, बट वो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट जो है ये दूर दराज तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसकी सुविधा और बढ़ेगी। तो एक ये बहुत ही सक्षम और बहुत ही सशक्त, मैं कहूँगा, मीडियम जो है ये उभर के आया है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम फिज़िकल मोड में नहीं कर सकते थे, इसकी एक अपनी जगह है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंस है और रीच है, इक्विटी है, एक्सेस है। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस माध्यम से जुड़ी हुई है। तो ये जो है ऑनलाइन, ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा कि जब हमने शुरू किया था लास्ट ईयर और आज जो है इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम जो खामियां थी उसको उभर के आए हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं आजकल अवेलेबल हैं। शुरू में बहुत ही सीमित प्लेटफॉर्म थे जो हम यूज़ करते थे। तो आज ऑफ कोर्स जो एक फ़िज़िकल
क्लास में जो लर्निंग है, हाँ सर, उसी में मैं वो जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बिना शिक्षा अधूरी है। डॉक्टर साहब, उसी पे आपकी एक प्रतिक्रिया और लेना जी। चाहता हूँ। आपने अपने आप ही, मैं ये बात बल्कि बोलना चाह रहा था आपको। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो फिजिकल मोड था, आज भी मैं एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था सुबह मॉर्निंग में, तो उसके अंदर एक बात जो बड़ी मतलब गौर करने वाली थी कि भाई जैसे आज हम जो है ना, सिर्फ गूगल हमारे पास सर्च का साधन है, लाइब्रेरी में हम फिजिकली जा नहीं सकते, किताबें बच्चे ज़्यादा घर में रखते नहीं हैं, टीचरों से इंटरेक्शन हो नहीं रहा। ऐसी स्थिति में, और आप उस परिवेश से, हम लोग सभी उसी से निकले हैं, तो अब ये आने वाले समय में जो आज अब ये नई जो मतलब ऑनलाइन शिक्षा की जो पद्धति या बड़े नए ऐप चल पड़े हैं टेक्नोलॉजिकली, और जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कहीं हद तक सर हर जगह रूरल एरिया में हर जगह कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी है, और इवन कई जगह शिक्षण संस्थान जो हैं वो इतने हाईटेक अपने फैकल्टी को या टेक्नोलॉजिकली भी वेबसाइट की बात करें, अपलोडिंग की बात करें, ट्रबल आती हैं जी। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है कि क्या हम उसको कोप अप कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ये मैं जैसे आपको बता रहा था कि इसकी अपनी एक लिमिटेशन है और बहुत सारे सुधार उसमें लाने की आवश्यकता है। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आती है, तो वो साधन जो है हमें जुटाने पड़ेंगे। इंटरनेट एक्सेस जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी होना है, टेक्नोलॉजी है, फिर मीडिया है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या स्मार्टफोन्स हैं, ये उपलब्ध होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। तो ये बहुत सारी ये चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ समय में ये चैलेंजेस बहुत हद तक जो है इसमें कमी आई है, बट अभी बहुत कुछ होना भी बाकी है। और आप तो मैं देहात की बात क्या कहूँ, आप शहरों में ही आप देखते हो कि इंटरनेट में जो है, इंटरनेट की बैंडविड्थ है जो पूरी नहीं है। आप एक क्लास ले रहे हैं तो सडनली आपको कह दिया जाता है कि वीडियो बंद करो या ऑडियो बंद करो, या आपका लो बैंडविड्थ है वो आपकी डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपको रिकनेक्ट हो। तो ये शहरों की बात है जहाँ ये सब चीज़ें जो है, सुविधाएं जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हैं। तो ये तो एक अलग बात है, और इसको जब तक हम इससे उभरेंगे नहीं तो ये जो है ये बट मुझे पूरा यकीन है कि सरकार और बाकी जब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, वो सब इसकी ओर काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस थोड़े दूर दराज एरिया में भी हैं, थोड़े जो दिल्ली के आसपास गांव है वहाँ हैं, और वहाँ भी बच्चों के पास सीमित साधन हैं। उनके पास जैसे लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, और तो हमने यहाँ कोशिश की कि हम जो लैपटॉप की कंपनी है उनसे नेगोशिएट करके एक बहुत रॉक बॉटम प्राइस लेके हम उनको लैपटॉप जो है उपलब्ध कराएं, या जो हम यहाँ से कुछ लैपटॉप हम खरीदें। जैसे हमने एग्ज़ाम्स हमने ऑनलाइन किए थे, तो कुछ बच्चों के पास लैपटॉप नहीं थे, तो हमने कहा वो यूनिवर्सिटी में आके हम उनको लैपटॉप या कंप्यूटर्स उपलब्ध करा सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के हर सिचुएशन की अलग अलग ज़रूरत होती है, और उसके हिसाब से जो है बंदोबस्त करना होगा। और ये जो चीज़ है जो एक्सेस है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में ये जो है एक बहुत ट्रेडिशनल मोड होने वाला है। ये तभी कामयाब होगा तब ये जो चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं, इससे हम उभरेंगे। दूसरा रहा जो फिज़िकल मोड ऑफ एजुकेशन है, देखिए उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम पीयर से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, और वो भी एक लर्निंग है। हम कहा करते हैं कि बहुत सारी लर्निंग क्लासरूम में होती है, और उससे ज़्यादा लर्निंग क्लासरूम के बाहर होती है। जो उनके जो पीयर्स हैं, उनके जो क्लासमेट्स हैं, उनके सीनियर्स हैं, और उन सब से मिलके तो बहुत सारी चीज़ें। शिक्षा सिर्फ मात्र एक कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है।
एक पूरा ओवरऑल लर्निंग लर्निंग है, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, और समाज में आपने एक दूसरे से कैसे रहना है, आप एक दूसरे से सीखते हैं। देखिए जो ये हायर एजुकेशन के इदारे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें बच्चे जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं जी। कोई गांव से आता जी, है और कोई शहर से हाँ, डिफरेंट भाषा, डिफरेंट उनकी वेशभूषा, डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट उनके डिफरेंट मैनर्स। तो ये सब ये यहाँ आके उनका एक संवहन होता है जी। और हर बच्चा एक दूसरे से सीखता है, यही एक समाज है। समाज में हम रहते हैं, मिलजुल के कैसे रहना है, एक दूसरे से कैसे बर्ताव करना है, यही समाज है। तो ये शिक्षा का भी एक अपना समाज है। जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और पिछले कुछ महीनों से ये जो कंपोनेंट है बच्चों में बहुत मिसिंग है। इनफैक्ट अब मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमने बहुत सारे मेंटल हेल्थ, ताकि बच्चे जो हैं सही रूप में रहें, सही सोच उनकी रहे, बनी रहे, तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ पे, मोटिवेशन पे, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, साइकेट्रिस्ट की हेल्प से बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा लो हो जाते हैं उनको कैसे हम हैंड होल्ड कर सकें, कैसे हम सपोर्ट कर सकें, वो भी हमने इस कुछ महीनों में किया। और मुझे मालूम है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ ने और सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी सब किया होगा। ऐसा नहीं कि हमने ही किया, ये सभी ने किया होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन हटा तो हज़ारों लोग शिमला पहुंच गए, हज़ारों लोग बाज़ारों में आ गए, क्योंकि लोग इतने देर से जो थे वो ऊब चुके थे, है ना। तो एक ये मेंटल वो है कि मिलना, एक दूसरे से मिलना और समाज में एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है। और वो जो एजुकेशन है वो भी ज़रूरी है, जो इस कुछ महीनों में हम नहीं कर पाए। बट मुझे मालूम है कि ये जो समा है ये थोड़ी जल्दी हम इससे उभर जाएंगे और उसके बाद वो जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल मोड है, बट उसमें जो चीज़ें हमने जो सीखी हैं, जो इसमें कुछ अनुभव हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है। तो देखो पहले एग्ज़ाम हम पेन एंड पेपर मोड से देते थे, तो उसमें बहुत सारा समय, धन और एफर्ट्स लगते थे। आज देखो कोई भी बच्चा जो है प्रॉक्टर्ड मोड पे घर बैठे इम्तहान दे सकता है, उसको आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस दौरान सीखी हैं और कुछ को बहुत ही लाभप्रद पाया है और उन सबको हम जारी रखेंगे सभी। और हमारी नई शिक्षा प्रणाली भी आ रही है, NEP भी आ रही है, उसमें भी बहुत सारे नई चीज़ें उसमें कही गई हैं और बहुत सारे नए प्रयोग जो हैं शिक्षा में होने जा रहे हैं। मल्टी स्पेशलिटी, आप अपने कहीं भी पढ़ के क्रेडिट आप एक्वायर कर सकते हैं, वो क्रेडिट आप अपने साथ ले जा सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। आप पहले क्या था कि आपने अगर एक आपने दायरा ढूंढा, एक कोर्स आपने लिया था, उसी में ही आप बंद के रह जाते थे। अब उसको छोड़ के आप दूसरे में जा सकते हैं और वहाँ से क्रेडिट करके वापस आ सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी स्पेशलिटी और बहुत सारी चीज़ें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। और तो इससे भी ये भी एक नई चीज़ है। तो कोरोना ने भी हमें कुछ सिखाया है और बाकी ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उससे भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे और प्रयोग में लाएंगे, जैसा उसमें कहा गया है। और तो उससे एक शिक्षा का नया स्वरूप जो है, एक नया रूप जो है वो बदल के आएगा। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और आपसे मैं करना चाहता हूँ कि जो अभी जहाँ तक आपके कुछ कोर्सेज जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो क्या वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए किए हैं या ये जो एनवायरनमेंट नया क्रिएट हुआ? नहीं, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई ऐसा नहीं कहती कि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करें, बट वो कहती है कि जो एजुकेशन है वो मल्टी स्पेशलिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे कोई इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए जिसमें हम बहुत सारे
एरियाज़ को हम कंबाइन कर सकें। तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज कुछ ऐसा? तो बट हमने जो कोर्सेज़ किए हैं, हमने एक नीड बेस, जो आजकल जो नए ट्रेंड चल रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यहाँ द्वारका में स्थित है, और इसमें कोई 68 एकड़ का ये एरिया है। और यहाँ हमारे यहाँ हर साल जो है 3,500-4 हज़ार बच्चा एडमिशन लेता है, तो 8-9 हज़ार बच्चे जो है एट ए टाइम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज 3 साल के हैं। और बाकी हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो पूरे दिल्ली और एनसीआर में बिखरे हुए हैं, और उसमें भी काफ़ी बच्चे जो हैं टोटल। और हमारे यहाँ भी लगभग 140 कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर में, और सारे लगभग सभी क्षेत्र में, सभी डिसिप्लिन में हैं। और यहाँ जो है हमारे यहाँ 11 कॉलेजेस हैं, स्कूल बोलते हैं हम उन्हें। बहुत सारे हैं, हाँ, केमिकल टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, लॉ लीगल स्टडीज़ है, आर्किटेक्चर है, मास मीडिया है, और बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है। तो इस तरह से ये कॉलेजेस हैं। तो अभी आपने सुना होगा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिज़ाइन पे बहुत सारे बातें हो रही हैं। तो हमारा जो एक ईस्ट दिल्ली में सूरजमल बिहार में एक नया कैंपस इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं। वो 17-18 एकड़ का एरिया है, जो 2-3 साल से बन रहा है और लगभग बन के पूरा तैयार हो रहा है। तो वहाँ इस साल हम एडमिशन करने जा रहे हैं। तो उसमें भी हम बीटेक के कोर्सेज़ हैं, बैचलर बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, और बीटेक इन डिज़ाइन एंड इनोवेशन। तो वो कोर्सेज़ वहाँ शुरू करें। और यहाँ भी इन कॉलेजेस में भी कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इस बार हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स शुरू जा रहे हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग एक इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उनके साथ मिलके, हाँ, उनके साथ मिलके हम पैकेजिंग पे एमएससी करने जा रहे हैं। तो और यहाँ भी मैनेजमेंट, हमारा जो स्कूल है, मैनेजमेंट स्कूल है, उसमें हमने हेल्थ मैनेजमेंट पे नए कोर्सेज शुरू किए हैं, और डाटा एनालिसिस एनालिटिक्स पे किया है, इक्विटी पे। तो इस तरह के कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें होती रहती हैं। अब हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डिसास्टर मैनेजमेंट का सेंटर है, और फार्मास्यूटिकल का सेंटर है। तो इसके अलावा जो ये 11 स्कूल हैं, तो उसके अलावा उनमें भी पीएचडी, बहुत सारे स्कूल्स में हमारे पीएचडी नहीं थी, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं थी। आर्किटेक्चर स्कूल में हमारे यहाँ पीएचडी नहीं थी, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वो सब चीज़ें हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं। तो ये और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें लगता है कि जहाँ स्टूडेंट्स की जिज्ञासा कम है, इंटरेस्ट कम है, उनको वाइंड अप कर देते हैं, और जो नई चीज़ें जो उभर के आती हैं वो शुरू करते हैं। तो एक ऐसा प्रणाली है, एक ऐसा क्रम है जो चलता रहता है। तो कुछ आप जो है, जैसे आपने बोला बच्चों को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या कुछ फेलोशिप वगैरह का भी कोई आपके पास ऐसा? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। तो जितने भी गरीब बच्चे होते हैं, एक तो देखिए आईपी यूनिवर्सिटी एक किस्म की सरकारी यूनिवर्सिटी है, और इसकी फ़ीस जो है बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप कंपेयर करें फ़ीस जो आसपास के और यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे बहुत कम है। तो एक तो ये बात है। बट हमारे यहाँ एडमिशन जो है एंट्रेंस के थ्रू होता है, सीईटी के थ्रू होता है, और ये 15 जुलाई इसकी जो अभी लास्ट डेट है, जैसे हाँ www.ipu.ac.in इस पे वेबसाइट पे डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं सारे जो हमारे कोर्सेज़ हैं। और तो बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं उनको यूनिवर्सिटी भी, हम भी स्कॉलरशिप देते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन लेने के बाद। और दिल्ली सरकार का उनका बहुत ही बड़ा एक्सटेंसिव ये प्रोग्राम है, जो दिल्ली सरकार भी उनको मेरिट का मीन्स और डिपेंडिंग ऑन के किस तरह का केस है, उनको 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप जो फीस है उसके हिसाब से देते हैं। तो ये भी एक आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके एक बहुत ही यानी एक अट्रैक्शन है कि अगर वो आप यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको ये
इस स्कॉलरशिप जो है उस वो उपलब्धि हो सकती है। एकेडमिक के अलावा अभी रिसेंटली आपके यहाँ कोई ओपन थिएटर वगैरह का ऐसा कोई भी पीछे अभी नहीं अभी, हाँ क्या? देखिए ऐसा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको हमें और स्ट्रॉन्ग या और एक्सपैंड करते रहना चाहिए। तो अभी कुछ जब से मैं आया हूँ तो हमारी कोशिश रही है कि क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लगभग नाउ जो ये यहाँ का जो कैंपस है वो 10-12 साल पुराना हो गया है, तो हम चाहते हैं कि पूरे हमारे क्लासरूम, हमारे लेक्चर थिएटर, वो सारे उसको हम रेनोवेट करें। अभी हमने 650 नए कंप्यूटर ख़रीदे हैं। अच्छा। और लैब्स में हम वो कंप्यूटर लगा रहे हैं और भी जगह जो कंप्यूटर्स और भी हम खरीदेंगे। तो देखिए थोड़ा एक बैलेंस बना के रखना है कि हमारे पास लिमिटेड साधन है, लिमिटेड धन है और हम कैसे कर सकते हैं। बट एक कमी जो बहुत देर से खल रही थी वो थी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ा ऑडिटोरियम नहीं था, सभागार नहीं था। और तो हमने एक बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब उसका भूमि पूजन करके गए पिछले हफ्ते, जिसमें 750 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम है और उसी बिल्डिंग में ही प्लेसमेंट सेंटर है, सेंट्रल प्लेसमेंट सेंटर, और उसकी छत पे हमने एक ओपन एम्फी थिएटर बनाया है जिसमें 1200-1300-1400 बच्चे जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कोई हम सोशल फंक्शन कर रहे हैं तो ये 3 in 1 का एक यूनिक जो बिल्डिंग है वो हमने उसकी शुरुआत की। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ समय में सवा साल एक में, उन्होंने साल का हमने टाइम दिया, तो मोस्ट लाइक से पहले हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक यूनिवर्सिटी की उपलब्धि रहेगी। और जो हमारा मेन इस बार फोकस है वो है ईस्ट दिल्ली में जो हमारा सेंटर है उसको हम जल्दी कंप्लीट करें। उस पर हम एडमिशन तो इस साल कर रहे हैं, बट पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको हम कंप्लीट करके और उसको हम अच्छी तरह से लॉन्च करें। डॉक्टर साहब, एक अहम क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा कि आप की जो ग्रेजुएशन आपने त्रिवेंद्रम से की जी, और फिर यहाँ पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी आप स्टूडेंट रहे, फिर इवन आप अब्रॉड से भी आपने जी एकेडमिक किया मेडिकल में, और उन सब तमाम अनुभवों को आज बतौर वाइस चांसलर आप हैं एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी के, जी, तो अपने उन अनुभवों को आज आप अपने फैकल्टी, अपने मैनेजमेंट और कॉलेजेस और बच्चों के अंदर कितना दे पाते हैं? देखिए ऐसा है कि आदमी हर रोज़ सीखता है। जी। मैंने मुझे गांव से निकल के शहर आया, मैंने वहाँ प्री मेडिकल, मैं हिमाचल से हूँ, मेरा बिलासपुर के पास गांव है, तो 8वीं तक मेरा स्कूल था वहाँ। अच्छा। और फिर उसके बियॉन्ड जो स्कूल बहुत दूर था तो मुझे फिर शहर आना पड़ा। और फिर मैं 12th करके मेडिकल कॉलेज ट्रिवेंड्रम में चला गया, मैंने वहाँ BDS किया, फिर मैंने वहीं से MDS किया, फिर मैं दिल्ली आ गया। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA भी किया और फिर वहाँ मैंने मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज अपनी पूरी टीम के साथ मैंने वो इस्टेब्लिश किया। वो आज भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है वो डेंटल इंस्टीट्यूशन है। तो और फिर बाहर जाके फेलोशिप, बहुत सारी चीज़। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी हर रोज़ सीखता है और अब हर आदमी हर रोज़ आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, और जब सीखते हो तो फिर आप कोशिश करते हो कि वो जो आपने सीखा है उसको आप अमल में लाएं, इम्प्लीमेंट करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं आपको और मैच्योर करती हैं, और चीज़ें आपके जहन में आती हैं, तो आप उसको ओबियसली उसको जो एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखाता है, तो एक्सपीरियंस से है। और बाकी देखिए हर इंस्टीट्यूशन की एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, स्पेसिफिक उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए कोई आपको कोई कुक बुक रेसिपी नहीं होती कि आप वो पढ़ के आप करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से है। और बट ये मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो है उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल के उसको रूपरेखा दे सकता है अपनी समझ से। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेरे में कोई ऐसी एक्सेप्शनल कोई ऐसी योग्यता है या गुण है कि मैं ही कर सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे से पहले भी जो यहाँ वाइस चांसलर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, और मैं भी चाहूँगा कि जो अच्छा काम पहले हुआ है और भी हम उस कामों को और बढ़ाएं
और नई नई चीज़ें करें, हम नए नए कोर्सेज़ करें। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको हम किस तरह से पूरी लेटर एंड स्पिरिट से हम उसको इम्प्लीमेंट करें, और कैसे हम एक पूरे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। और साथ ही उसमें क्या होगा कि देखो, ये जब एक इंडस्ट्री स्ट्रेंथन होती है, एक पूरा सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, तो आप भी स्ट्रेंथन होते हो, यू गो हैंड इन हैंड। अगर आप सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे तो ओबियसली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन होगा। तो इसी को मद्दे रखते हुए कोशिश है कि आने वाले समय में हम और भी चीज़ें करें, और भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और भी जो हमारा मिशन है, जो है हमारा मिशन एंड विज़न जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम उस पे हम खरा उतरें। Dr. Sir, one more question. Actually, nowadays everything is going online. Your classes, your faculty. Have you any plan to train them, because sometimes students as well as faculty face a lot of problems. So on that issue, what is your own opinion about, and what is your preparation about? नहीं, देखिए, कोई ऐसा ट्रेनिंग तो, ये चीज़ें जो हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती हैं। इनफैक्ट आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े टेक्नो सावी है। मुझे लगता है कि कभी टीचर्स को दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि वो बहुत आजकल टेक्नोलॉजी से जो है उसको यूज़ करने में सक्षम है। पर देखिए, ये है कि ये तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन और चलेगा, उसके बाद कुछ एक कंपोनेंट होगा पढ़ाई का जो ऑनलाइन होगा, और बाकी का कंपोनेंट जो है, जो एक ट्रेडिशनल बोर्ड था उसी से होगा। तो जब तक ये जो सेंसिटिव पीरियड है, जो पेंडेमिक का पीरियड है, वो चल रहा है, जब तक तो हमें इसको हमें चालू रखना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले सत्र, जो एकेडमिक सत्र हमारा 21-22 का है, जो अभी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, उसमें मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें खुलेंगी और बच्चे जो हैं एक पहला जो ट्रेडिशनल मोड था उससे आएंगे और उससे शिक्षा प्राप्त करेंगे। बट हाँ, ये है कि क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि ये आने वाले समय में ऑनलाइन और जो ये डिजिटल मोड या इंटरनेट बेस्ड जो एजुकेशन है, वो एक बहुत अहम हिस्सा बनने जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो इसके लिए हमें एक परमानेंट प्रबंध करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रोबस्ट करना होगा। हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक इस तरह का सेंटर हो, एक तरह का फैसिलिटी हो जहाँ टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो टीचर लेक्चर दे सके, और इस तरह का एक, क्योंकि अभी तो ये किस्म का मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है ना, अभी कोई हम इसको कहीं भी बैठ के, हाँ ना, तो उसको एक हमें पूरा ये प्रॉपर फॉर्मल एक प्रोसेस होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में, और NEP पॉलिसी में भी, एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पे काफ़ी एम्फेसिस है, तो ये जो है एक उभर के आएगा। और हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हो, इस तरह के सेंटर्स हो, जहाँ जो हैं एक बड़े तरीके से, बिकॉज़ ये जो ऑनलाइन है, ये सिर्फ करंट एजुकेशन नहीं, बट आपके जैसे उसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, आपको रिफ़्रेशिंग एजुकेशन है, आपको बहुत सारी चीज़ें। और जैसे अगर आज मैं चाहता हूँ कि कोई अमेरिका का टीचर जो है मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर दे, तो एक इसी से ही पॉसिबल है। तो उसके लिए एक मुझे पूरा सिस्टम बनाना होगा, ताकि मेरे बच्चे प्रॉपरली उस लेक्चर को जो है एक मेक शिफ्ट नहीं, एक प्रॉपर तरीके से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इस तरह इंटरनेट से हम उसको वो अटेंड कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मुझे आई एम वेरी श्योर कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इस डायरेक्शन में काम करेंगी, और हम भी, हमारी यूनिवर्सिटी भी, हम भी इसमें हमारा प्रयास जारी है कि हम इस तरह की जो फैसिलिटी है हम सेटअप करें। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है कि आने वाले समय में, बस लास्ट आपसे, कि आने वाले समय में जैसे ऑनलाइन से भी काफ़ी लोग अवगत हो गए, जैसे आपने बोला ये एक्सपेरिमेंटली सही, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है ये रूटीन वाला काम होने जा रहा है, जैसे आपका कहना है। आप खुद स्वयं जो है विदेश में भी पढ़े हैं,
और आज जो विदेशी, पहले लोगों को बड़ा चार्म होता था विदेश में पढ़ने का, तो क्या ऑनलाइन से ऐसे भी ऑप्शन खुल जाएंगे क्या भाई आप यहाँ से बैठे भी उसका वो लाभ ले सकते हैं? नहीं, ऐसा हो रहा है ना। पिछले साल भी जो बच्चे हमारे यहाँ बाहर जाते थे, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, जी देखिए बाहर की यूनिवर्सिटी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पे चलती हैं, जी चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो इंडियन स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है। और तो लास्ट ईयर भी क्या हुआ कि बच्चे जा ना पाए, तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो टोटली ऑनलाइन था। इस साल भी मुझे लगता है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने कहा कि आप एडमिशन ले लीजिए, बट आपका जो पहला सेमेस्टर है वो ऑनलाइन रहेगा। तो ये जो है ये जो मोड है, ये मीडियम है, ये सिर्फ इसी के लिए सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। जी, लेकिन एजुकेशन के ऊपर लोगों को फ़ीस के लिए बड़ी समस्याएं आई, पेरेंट्स के लिए, कई लोगों की जॉब चली गई, या जो आप जैसे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर लोगों ने एडमिशन्स की हिम्मत नहीं हुई करने की। ऐसी एडवर्स इस सिचुएशन में आप लोगों ने क्या तैयारी करी है और आप पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ, देखो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि किधर स्टूडेंट फ़ीस देते हैं और जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट सेक्टर में हैं या सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में हैं, उसी फ़ीस से वो कॉलेज चलते हैं। उनके जो टीचर्स हैं, उनका जो स्टाफ है, उसी फ़ीस से उनकी उनकी तनख्वाहें आती हैं या कॉलेज की जो टोटल लॉजिस्टिक्स हैं उस पर चलते हैं। तो ये वही है जैसे किसी ने कोई एक मकान मालिक है और एक किराएदार है। अगर किराएदार किराया नहीं देगा तो मकान मालिक जो उस किराए पे निर्भर है उसका क्या होगा। तो ये है। और सरकारी इंस्टीट्यूशन में ऑफ कोर्स सिचुएशन बहुत अलग है, बेहतर है, क्योंकि सरकार जो है वो मदद करती है, बच्चों का भी मदद करती है। और सरकार ये भी है कि वो चाहेगी कि उनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनमें भी अगर कोई इस तरह की क्राइसिस आती है तो सरकार इज़ ऑलवेज देयर टू बैकअप। तो बट हमने यहाँ इसके दौरान एक तो फ़ीस मैंने कहा हमारी सीमित है, बट वो सीमित फ़ीस भी बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़ी फ़ीस लगती है। तो हमने कोशिश की कि उनको हम फ़ीस को इंस्टॉलमेंट में लें या उसको धीरे धीरे उनको थोड़ा कोई रिलीफ दे दें, या वो जो बच्चे हैं जो फ़ीस दे रहे हैं उनको ये हम वजीफ़ा दे दें, या जैसे मैंने कहा कि जो मीन्स का मेरिट का मीन्स जो स्कॉलरशिप्स है यूनिवर्सिटी के अलग हैं, सरकार के अलग हैं, उनमें उनकी मदद की जा सके ताकि उनको वजीफ़ा मिले। तो इस तरह के देखिए फ़ीस माफ़ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसकी फ़ीस माफ़ की जाए। और देखिए हर बच्चा नीडी है, यू नो, ये कहना हाँ ये बहुत बड़ा टफ़ है, बट हम उसको बच्चे को मदद कर सकते हैं ऐसे जेन्युइन केसेस में, केस टू केस बेसिस पे। कोई ऐसा जेनेरिक इसका हाँ नहीं, जेनेरिक ऐसा नहीं हो सकता कि कोई केस टू केस इस तरह कोई स्पेसिफिक केस है तो उसको हम मदद भी कर सकते हैं और उसको कुछ हम रिलीफ भी दे सकते हैं। तो ऐसा हुआ भी है, हमने कुछ केसेस में ऐसे। जैसे अब बस कंक्लूड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसे अभी क्या है माहौल बच्चों का स्कूलों में ही जो है फॉरेन लैंग्वेजेस के प्रति काफ़ी रुझान रहता है। आपकी यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल अभी ऐसे कोई कोर्सेज नहीं है, क्या आने वाले समय में ऐसा कोई? देखिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है मेनली टेक्निकल कोर्सेज है ना। हमारा जो ह्यूमैनिटीज़ और ये सोशल साइंसेज का जो स्कूल है या कंपोनेंट है बहुत कम है। तो हमारी मेनली टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव ज़्यादा है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, केमिकल हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो, आर्किटेक्चर हो, लॉ हो, तो इसमें बहुत सारा ये है। बट अब जो NEP कहती है उसमें क्या है कि हमें सब चीज़ें करनी होगी, सब चीज़ें रखनी होगी ताकि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो। तो आने वाले समय में हम इसको ध्यान में रखेंगे कि ऑलरेडी मेरे मन में है कि ये कंपोनेंट है हमारे बहुत कम है, इसको हम इसको हम कैसे बढ़ाएं और कौन कौन से नए एरियाज़ में। देखिए कोई भी कोर्स
शुरू करने से पहले हमें फैकल्टी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए बच्चों को। हाँ, तो हमारे देखिए अब हमारी इस यूनिवर्सिटी का अभी एक हिस्सा बना है, इस कैंपस में फ़ेज़ 2 अभी बनना है। जितनी यूनिवर्सिटी बनी है इतना ही भवन और बनना है, और यहाँ जो है हम बड़ी सीमित भवन में हम ये सब चला रहे हैं, और कोई भी हम कोर्स शुरू करेंगे तो हमें और एडिशनल लेक्चर रूम चाहिए। तो हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे, इसको हम इस्तेमाल भी कर सकें, और हर साल कुछ ना कुछ इस तरह सा जगलरी करके हम ये करते ही हैं। बट ये बहुत अच्छा सुझाव है, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिन में इन तरह के जो इस तरह के कोर्सेज हैं उस पर भी हम ज़्यादा काम करें, और इस तरह के कोर्सेज और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें। जी डॉक्टर साहब, बस अब लास्ट में, क्योंकि आपका अब नया जो है सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो पेरेंट्स के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हो, बच्चों के लिए क्या कोई संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आपकी 15 जुलाई आपने जैसा बताया लास्ट डेट है। देखिए, बच्चों के लिए संदेश यही है कि एक तो बच्चा धैर्य रखे, धैर्य से काम ले, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइम पे या जब से ये इस तरह का जो समय चल रहा है, थोड़ा सा उनकी जो मानसिक जो व्यथा है वो थोड़ा सा वो सोचने लगते हैं या लिटिल लो है। तो मुझे लगता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में बहुत आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज है, ऑलमोस्ट 170 कोर्सेज जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, और बहुत सीटें भी बहुत हैं, लगभग 35,000 सीटें हर साल अवेलेबल हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। और दूसरा ये है कि हमारी फ़ीस भी, जैसे मैंने कहा कि एक सीमित फ़ीस है, रीजनेबल फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़। सो धैर्य रखें, आप कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करें, और सीईटी कुछ 2 तरह के हमारे यहाँ एडमिशन है। कुछ एडमिशन तो जो नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे होते हैं, जो एक पॉलिसी है कि एक स्टूडेंट को एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे मेडिकल है उसको नीट देना है, और नीट से एडमिशन होगी सारे कॉलेजेस में। इसी तरह जैसे इंजीनियरिंग का जेई है, लॉ का क्लैट है, तो इस तरह से ये अगर उनको उस तरह के कोर्सेज़ हैं तो उसका नेशनल लेवल टेस्ट दें। और बाकी के कोर्सेज़ के लिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है। वो भी हम जब ये हमारा एडमिशन प्रोसेस बंद होगा, यानी उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए, एडमिशन लेना तो सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। बहुत से बच्चे ये भ्रम में हैं कि जब रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। देखिए, रिज़ल्ट से इसका कोई लिंक नहीं है। जब आप पास हो जाएंगे तो आप उसके बाद आप दिखा सकते हैं कि मैं पास हो गया। तो हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वेट ना करें कब हमारा रिज़ल्ट आएगा तब हम उसके बाद करेंगे। नहीं, जो बच्चे अभी जैसे 12th में हैं और उनका रिज़ल्ट अभी आया नहीं आया या आने वाला है ना, या फिर जो बच्चे बैचलर कर रहे हैं फाइनल ईयर में, उनको एमटेक में एडमिशन लेना है, पोस्ट ग्रेजुएट में लेना है, या जो एमटेक कर रहे हैं जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो वो सब जो हैं रिज़ल्ट आने से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एट दैट टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्रूव करना कि मैंने पास कर लिया है, तो वो अप्लाई करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के जो है वो रजिस्टर करें, और धैर्य रखें। आप सबके लिए आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत सीटें हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप हिम्मत से काम लेंगे तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी में दाखिला ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।